पहले ये बता दो कि क्या क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तुम लोग मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, ये वाली चीज आप मुझे सबसे पहले क्लियर कर दो, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, अभी इनिशियल क्लासेस है ना, तो देखो तुम ये सारी चीजें समझते हो, ठीक है। तो वो डिले ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के हुआ है, वो डिले इसलिए हुआ है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ चुका था, ठीक है। बढ़िया से सब लोग दिख रहे हो, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। ऐप पे आ गए हैं, बच्चे दिख रहे हैं मुझे, गौरव भाई पूछ रहे हैं सर सब बढ़िया है, तो मैं बता रहा हूँ बढ़िया। हेलो राशि, हेलो भारती, दिवाकर, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। एक बार इतना टाइप कर दो कि जी हाँ सर आप हमें बढ़िया से दिख रहे हो और आपकी आवाज़ आ रही है, सो दैट मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ, ठीक है। एक बार यस बोल के बता दो कि सर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़िया है, हेलो सर जस्ट नाउ, ठीक है। स्टार्ट कर दूं? बढ़िया है, गौरव भाई दिख रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक। नहीं दिख रहा हूं, बढ़िया है, चलो शानदार, ठीक है भैया। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर कुछ वीडियो नहीं आ रहा है, बिल्कुल सर अब क्या हो गया, क्यों नहीं चल रही क्लास, हेलो अब आ रहा होगा वीडियो। बेटा सुनो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सारी चीज़ें एकदम रिजॉल्व है, मैंने बैकएंड पे पता कर लिया है। अगर किसी की क्लास में कोई इशू आ रहा है तो तुम एक काम करो, ऐप को बैक कर लो, ठीक है। ऐप को बैक करोगे, किसी को हो सकता है आवाज़ आ रही है, किसी को हो सकता है मैं दिख रहा हूँ, किसी को हो सकता है आवाज़ नहीं आ रही है, तो एक बार बैक करके आ जाओ। मैंने भी अपने फ़ोन में बैक करके आया हूँ, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर है। तो तुम एक काम करो, तुम बैक कर लो, ठीक है भैया। तो स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। हमारी चीज़ें डिले इसलिए हुई थी क्योंकि थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू आ चुका था, इसलिए क्लास डिले हो गई है। तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास में समय है, हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लास्ट क्लास में जो आपकी किताब है, कौन सी किताब है भैया? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उस किताब का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बायपोलैरिटी पढ़ रहे थे, और उसमें हमने बहुत सारी चीजों को समझ चुके थे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसे पहले बेसिकली ये बताया था कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक है। हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने शुरुआत की थी रशियन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। जब रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ लिया था तो मैंने उसके बाद में तुम्हें क्या बताया था? उसके बाद में हमारी बात हुई थी वर्ल्ड वॉर टू की। वर्ल्ड वॉर टू के बाद में हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर टू के बाद में हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर के बाद में हमने क्या पढ़ा था? सोवियत सिस्टम। क्या पढ़ा था? सोवियत सिस्टम, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो कि हमने पहली, जो अपनी फर्स्ट क्लास थी यूट्यूब पर, हमने इसमें वहां पे पढ़ाई कर ली थी, ठीक है। तो बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन में हमने ये देखा कि कैसे वहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन, कैसे वहां पे सोशलिज्म आ गया, कैसे वहां पे सोशलिज्म वाली सरकार एक तरीके से वहां पे बन गई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू में हमने बेसिकली क्या देखा था? हमने वर्ल्ड वॉर टू में ये देखा था कि कैसे वहां पे, मतलब हिटलर ने, मतलब जर्मनी को कैसे रशिया ने, यूएसएसआर ने कैसे जर्मनी को खदेड़ा था, और वहां पे जो जर्मनी की जितनी भी कॉलोनी थी ईस्टर्न यूरोप में, जहां जहां जर्मनी ने क्या किया था, जहां जहां पे जर्मनी ने कंट्रोल किया था, वहां वहां पे कंट्रोल किसका आ गया? यूएसएसआर का आ गया, ये पढ़ा था। और वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद में हमने बात की थी कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर क्या है भैया? कोल्ड वॉर क्या है भैया? कोल्ड वॉर में बेसिकली हम लोग ये देख रहे थे कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ये क्या है? ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसमें कि ये दोनों डायरेक्ट हु लड़ते नहीं हैं, जिसमें कि क्या, ये आइडियोलॉजी को लेके वॉर होता है, जिसमें कि यूएसए की जो आइडियोलॉजी रहती है वो कौन सी आइडियोलॉजी रहती है? वो होती है कैपिटलिज्म की। वो कौन सी आइडियोलॉजी होती है? कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म क्या है भैया? कि जहां पे सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर के पास में होगी, ठीक है। जहां पे चीजें प्राइवेट प्लेयर के पास में होगी, सरकार का काम बहुत कम होगा, गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना होगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करे। क्या काम होगा? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जहां जहां कैपिटलिस्ट वाली सरकार होती है, जहां जहां कैपिटलिस्ट वाली सरकार होती है, जहां जहां पे कैपिटलिज्म होता है, वहां वहां हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट इज लाइक अ नाइट वॉच डॉग। क्या बोलते
बोलते हैं हम, गवर्नमेंट इज लाइक अ नाइट वॉच डॉग। अब नाइट वॉच डॉग का क्या मतलब हो गया? सोचो, तुम्हारे घर में कुत्ता है, ठीक है, तुम्हारे घर में कुत्ता है, तुमने क्या किया, तुमने कुत्ते को बांध दिया, तुमने अपने घर में कुत्ते को बांध दिया। अब तुम सो रहे हो, ठीक है, तुम्हारे घर में मान लो चोर आया, तो कुत्ता क्या करेगा? अगर तुम्हारा कुत्ता बंधा हुआ है, तुम्हारे घर में चोर आया, तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता सिर्फ भौंकेगा, भाव 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 भाव, ऐसा करके कुत्ता सिर्फ भौंकेगा ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म में सरकार का काम क्या है? सरकार का काम सिर्फ भौंकने का है। और अच्छे से बोलूं तो सरकार का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने का है। अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में गड़बड़ी आ रही है तो सरकार क्या करती है? तो फिर सरकार इंटरवीन करती है, तो फिर सरकार उतरती है, नहीं तो सारा काम प्राइवेट प्लेयर कर देते हैं। एग्जाम्पल, रोड प्राइवेट, रेलवे स्टेशन प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है? सब कुछ प्राइवेट सेक्टर यहां पर काम कर रहा है। क्लियर? ये हो गया कैपिटलिज्म, ठीक है भैया। उसके बाद में हम क्या देखते हैं? उसके बाद में जो यूएसएसआर है वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, ठीक है, वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। सोशलिज्म क्या है भैया? सोशलिज्म से तुम यहां पर ये समझो कि यहां पे सारी की सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। यहां पे गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, यहां पे सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है। सब कुछ सरकार कंट्रोल कर रही है। यहां पे लैंड, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी इन लोगों के पास में चीज नहीं थी, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में थी। मतलब कि तुमको अगर काम करना है तो वही सरकार, ठीक है, सरकार ही तुमको रोजगार देगी। यहां पे कहीं ना कहीं हम देखें तो सोशलिज्म इक्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। किस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है? अगर हम देखें तो सोशलिज्म इक्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। यहां पर कोशिश ये की जाती है कि जो अमीर और गरीब है इनको क्या करें? इन सबको हम बराबर कर दें। इन सबको हम क्या करें? इन सबको हम बराबर कर दें। ये कोशिश यहां पर की जाती है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तुमको आइडियोलॉजीज को ध्यान से समझना है। मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं कि अपने को अपने बेसिक्स इतने स्ट्रांग रखने हैं कि ऑटोमेटिकली तुम सारे चैप्टर्स को लिंक करते चले जाओ। सीयूईटी में कैसा भी क्वेश्चन आए वो कर लो, बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा भी क्वेश्चन पूछे वो कर लो। क्लियर है? तो अपन अपने बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का एक एक शब्द तुम्हें समझ में आना चाहिए। यहां तक की चीज तुमको क्लियर हो गई। तो कोल्ड वॉर में क्या हुआ था? कोल्ड वॉर में हमने ये देखा कि यूएसए और यूएसएसआर जो था वो डायरेक्टली लड़ नहीं रहे थे, वो इनडायरेक्टली लड़ रहे थे। मतलब कि वहां पे हम लोग देख रहे थे कि ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे थे, दूसरी कंट्री को लड़वा रहे थे। ऐसा समझ लो कि मैं सिद्धार्थ हूं, ठीक है, सिद्धार्थ का दोस्त कौन हो गया? सिद्धार्थ का दोस्त हो गया गौरव, ठीक है, सिद्धार्थ का दोस्त कौन हो गया? गौरव, ठीक। और सामने हम लोग देख रहे हैं, सामने एक इंसान और ले लो, किसको ले लेते हैं अपन? अभिषेक सर को ले लेते हैं, ठीक है। तो अभिषेक सर के दोस्त कौन हो गया? अभिषेक सर का दोस्त अपन समझ लो उदय हो गया। तो मेरी और अभिषेक सर की दुश्मनी है, मेरी और अभिषेक सर की दुश्मनी है। गौरव मेरा दोस्त है और अभिषेक सर का दोस्त कौन है? उदय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम दोनों की दुश्मनी है, तो हम दोनों डायरेक्ट नहीं लड़ रहे, हम अपने दोस्तों को लड़वा रहे हैं कि चलो तुम लड़ो, मैं मजे से क्या करूंगा? पॉपकॉर्न खाते हैं, आओ पॉपकॉर्न खाते हैं। ये वाली चीज चल रही थी। तो कोल्ड वॉर के दौरान क्या हो रहा था? कोल्ड वॉर के दौरान हम लोग देख रहे थे कि यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे, ये दूसरी कंट्री को इनडायरेक्टली लड़वा रहे थे। तो कोल्ड वॉर को हम आइडियोलॉजिकल वॉर भी हम इसको आइडियोलॉजिकल वॉर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजिकल वॉर, ठीक है, आइडियोलॉजिकल वॉर। आइडियोलॉजिकल वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर क्यों? क्योंकि ये था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के टुवर्ड्स बीच। एक कंट्री जो कि कैपिटलिज्म को फैलाना चाहती थी, वहीं दूसरी कंट्री जो थी वो सोशलिज्म को फैलाना चाहती थी। क्लियर है? यहां तक की चीजें तुमको समझ में आ गई? यहां तक की चीजें समझ में आ गई है? तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं, ये नोट्स वोट्स जितनी भी सारी चीजें, इस पे अपन थोड़ी देर से आएंगे। पहले ये बताओ, इतनी चीजें तुमको क्लियर हो गई, इतनी चीज समझ में आ गई? मैं चैट सेक्शन में देखते चल रहा हूं, ठीक है, ठीक। फिर यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? यहां पे अगर अब मैंने बोला है कि यूएसएसआर में सोशलिज्म था, क्या था? यूएसएसआर में सोशलिज्म था। तो सोशलिज्म में क्या हो रहा था? सोशलिज्म में हम लोग देख रहे थे कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। तुम सोचो कि तुम यूएसएसआर में रहते हो, पॉलिटिकल साइंस को कुछ इस तरीके से पढ़ो, तुम ये मत सोचो कि तुम भारत के नागरिक हो। 2 मिनट के लिए तुम अपने आप को कहां पे लेके चले जाओ, तुम ऐसा समझो कि तुम सब लोग कहां पे रह रहे हो? तुम सब लोग रह रहे हो यूएसएसआर में। तुम सब लोग कहां रह रहे हो? तुम सब लोग रह रहे हो यूएसएसआर में। अब यूएसएसआर में चीजें कैसे होगी? हु
ठंड के अलावा भी सोचना है, नहीं तो तुम सोचो यूएसएसआर में बर्फ गिरने वाली है, उस बर्फ गिरने के अलावा, गोलमाल के अलावा तुमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, यूएसएसआर में सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यूएसएसआर में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पे लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, लोग सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वहां पे एक तरीके से क्या हो रहा था, वहां पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ इस तरीके का सिस्टम कहां पे था, कुछ इस तरीके का सिस्टम यूएसएसआर में था। सिर्फ वहां पे सबसे अच्छी चीज क्या थी, सबसे अच्छी चीज क्या थी, बर्फ गिरने वाली है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज वहां पे बर्फ वाली थी, ठीक। तो ये था यूएसएसआर का सिस्टम। यहां तक मैंने तुमको पढ़ा दिया था और यहीं से अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां से मैंने तुम्हें एक बार पूरा रिवाइज करवा दिया है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, यूएसएसआर, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर और सोवियत सिस्टम कैसा था, ये हम कर चुके हैं। क्लियर है, ठीक भैया। अब बारी आती है गोरबच्चव एंड डिसइंटीग्रेशन। गोरबच्चव एंड डिसइंटीग्रेशन। हम ये देखते हैं कि इस कोल्ड वॉर में कभी भी युद्ध होता है तो तुम एक चीज जानते हो कि युद्ध में किसी की हार होगी और किसी की जीत होगी। भले ही वो युद्ध विचारों का हो, किसी एक इंसान के थॉट्स जीतेंगे, किसी एक इंसान का थॉट हारेगा। क्लियर है, युद्ध में किसी न किसी की हार और किसी न किसी की जीत तय है। तो हम कोल्ड वॉर में ये देखते हैं कि यहां पर जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये क्या होता है, ये बन जाता है विनर। ये क्या होता है, ये बन जाता है विनर, यूएसए होता है विनर। वहीं हम देखते हैं कि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन से क्या समझ रहे हो भैया, डिसइंटीग्रेशन से ये समझो कि इतना बड़ा यूएसएसआर है, इतना बड़ा यूएसएसआर है, तो यूएसएसआर अलग अलग कंट्रीज में बढ़ जाता है, यूएसएसआर से अलग अलग कंट्रीज बन जाती है। समझे हो, तो जब यूएसएसआर अलग अलग कंट्री में बढ़ रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं डिसइंटीग्रेशन। उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं डिसइंटीग्रेशन। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि यूएसए को लीड उस समय कौन कर रहे थे। यूएसए के एक तरीके से आप समझो कि यूएसए को उस समय लीड कौन कर रहे थे, जो यहाँ के हम लोग देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट जनरल सेक्रेटरी उस समय कौन थे, मिखाइल गोरबच्चव। तो मिखाइल गोरबच्चव के राज में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। मिखाइल गोरबच्चव के राज में यूएसएसआर का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। मतलब कि यूएसएसआर अलग अलग देश में बन जाता है। क्लियर है, समझ में आया। उस समय सरकार कौन चला रहा था, उस समय सरकार चला रहे थे मिखाइल गोरबच्चव। कौन, ये रही उनकी तस्वीर। मिखाइल गोरबच्चव उस समय क्या कर रहे थे, मिखाइल गोरबच्चव उस समय सरकार चला रहे थे। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़िया, देखो एक चीज मैं बता देता हूं, एक चीज सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 मिनट का इसमें तुमको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें, जैसे तुम लोग बोल रहे हो बहुत सारे बच्चे जो थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी, तो नेक्स्ट चॉपर 12th ह्यूमैनिटीज, ठीक है, नेक्स्ट चॉपर 12th ह्यूमैनिटीज वाले चैनल पे जाओगे तो वहां पे क्या होगा, यूट्यूब पर फर्स्ट फ्री क्लास है, वहां पे मैंने पूरा यूएसएसआर क्या होता है वो समझा दिया, कोल्ड वॉर क्या होता है वो सब समझा दिया। तो वहां से क्या होगा, वहां से तुमको ये आइडिया लग जाएगा। क्लियर है, तो पहले फर्स्ट क्लास को देख लेना, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक। इसके बाद में जैसे तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो डाउट्स एक काम करो, मैं ऑल्दो बीच बीच में देखूंगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा डाउट है तो अपन अपनी क्लास का एक रूल बनाते हैं। एक रूल ये बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, चीज़ें एक फ्लो में चल रही है, हम रूल ये बनाते हैं कि पीछे के 15 से 20 मिनट में तुम्हारे सिर्फ डाउट्स क्लियर करूंगा। हर बच्चे के जितने भी डाउट्स रहेंगे सारे डाउट क्लियर करने की जवाबदारी मेरी है, लेकिन वो डाउट जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सर वो पूरा ही, मतलब तुम पिछली क्लास देख के आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सोचो कि सर कल क्लास में आए ही नहीं थे और आज नए सिरे से पूरा पिछली क्लास का बता दो। तुमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तुम क्लास 12th में हो, ठीक है। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारी चीजें हैं, नोट्स, ये वो, सीयूईटी की प्रिपरेशन, ये वो, मैं बार बार तुम्हें एक चीज
स्वास्तिका बोल रही है सर मिखाइल गोरबच्चेव ज्यादा मिठाई खाते थे क्या? क्यों, तुम्हें मुंह फूला फूला सा दिख रहा है क्या? हाँ क्यों स्वास्तिका? ठीक है, तो अपन एंड में तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को लेते हैं। अभी जरा अपन फिर से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो तुमको समझ में आया मिखाइल गोरबच्चेव कौन थे? मिखाइल गोरबच्चेव उस समय यूएसएसआर को लीड कर रहे थे। आज की तारीख में जैसे इंडिया को लीड कौन कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आज की तारीख में इंडिया को लीड कौन कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उस समय कब की बात हो रही? 1989 1991। उस समय कौन लीड कर रहे थे? उस समय लीड कर रहे थे मिखाइल गोरबच्चेव। ठीक है, और मिखाइल गोरबच्चेव के राज में, इनके कार्यकाल में, इनके राज में जब पावर इनके पास थी, तब हम देखते हैं कि यूएसएसआर का क्या होता है? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। यहां तक की चीजें क्लियर है। अब एनसीईआरटी निकाल लो, और मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूं। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम यहां पे समझते चलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम यहां पे समझते चलते हैं। चलो, Mikhail Gorbachev, who had become the General Secretary of the Communist Party of Soviet Union in 1985, sought to reform this system. The reforms were necessary to keep USSR abreast of the information and technological revolution taking place in the West. जो मिखाइल गोरबच्चेव थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बनते हैं? वो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी बनते हैं। कब बनते हैं? 1985 में। जब वो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी बनते हैं तो वो मन में ये ठानते हैं कि मुझे मेरी कंट्री में रिफॉर्म लाना होगा। रिफॉर्म जरूरी है। क्यों रिफॉर्म लाना जरूरी है? क्योंकि वो ये देख रहे थे कि वेस्ट में क्या हो रहा है? वेस्ट में बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो रहा है। वेस्ट मतलब क्या है भैया? वेस्ट मतलब तुम कुछ इस तरीके समझो कि जब हम बात करते हैं कि ये जो रशिया, ये जो यूएसएसआर वाला एरिया है, ये ईस्ट में आ रहा है। अगर तुम वर्ल्ड मैप को देखोगे तो ये ईस्ट में आ रहा है। वेस्ट में क्या आ रहा है? वेस्ट में अगर तुम लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो इस समय यहाँ पे यूएसए है, यहाँ थोड़ा सा आगे आओगे तो यूके है। ठीक है, तो यहाँ पे मिखाइल गोरबच्चेव ये देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री है, जो यूएसए है, जो यूके है, जो फ्रांस है, इनका डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा है। क्या हो रहा है? इनका डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा है। वहीं वो ये लोग देखते हैं कि ये जो ईस्टर्न कंट्री है, स्पेशली जो यूएसएसआर है, ये जो एरिया है, इसका डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है। तो मान लो ये सरकार में है तो ये कहीं ना कहीं ये तो देखेंगे ना कि मेरे सिस्टम में कोई ना कोई कमी रह गई होगी। ठीक है, वो सरकार में है तो वो कहीं ना कहीं ये तो सोचेंगे ना कि मेरे सिस्टम में, मेरे देश में कुछ तो गलत है, तभी तो यूएसए आगे निकल रहा है, तभी तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोप की कंट्री है, जो अमेरिका है, तभी तो ये लोग आगे निकलते जा रहे हैं, और जो कि यूएसएसआर है वो पीछे आते जा रहा है। ठीक है, तो उस लीडर ने ये सोचा कि मेरी कंट्री में, मिखाइल गोरबच्चेव ने ये सोचा कि मेरी कंट्री में जितनी भी कमियां हैं मैं उन कमियों में रिफॉर्म करूंगा। अब तुम ये बताओ, किसी भी कमी को सुधार करना कोई गलत बात है क्या? कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ना तुम परफेक्ट हो, ना मैं परफेक्ट हूं, ना कोई और परफेक्ट है। ठीक है, तो और हर इंसान को अपनी अपनी वीकनेसेस मालूम होती है। तो एक सही इंसान कौन होगा? सही इंसान वो होगा जो कि अपनी कमियों को दूर करेगा। क्या करेगा? जो कि अपनी कमियों को दूर करेगा और अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाएगा। जो कि अपने आप को क्या करेगा? एक बेटर वर्जन बनाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा। तो वैसे ही मिखाइल गोरबच्चेव ने देखा कि ठीक है भाई, मेरे देश में बहुत सारी चीजें सही नहीं है। इनके देश में कौन कौन सी चीजें सही नहीं थी? बताओ, इनके देश में कौन कौन सी चीजें सही नहीं चल रही थी? तो वो देख रहे थे कि जो जो चीजें सही नहीं है, मुझे उन चीजों को क्या करना है? मुझे उन चीजों को सुधारना है। मुझे उन चीजों को क्या करना है? मुझे उन चीजों को सुधारना है। क्लियर? तो मिखाइल गोरबच्चेव अपनी कंट्री में जो रिफॉर्म्स की बात है वो उनको सुधारने लग गए थे। क्लियर है? ठीक है, अब क्या क्या इनके देश की कमी थी अपन उस पर बात कर लेते हैं। इनके देश में एक ही पार्टी थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब तुम बताओ, अगर आज की तारीख में ऐसा सोचो, एक कहानी की तरह रिलेट करो, आज की तारीख में अगर अपने देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी बचे, क्या बचे? सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी बचे, तो देखना वो पॉलिटिकल पार्टी तानाशाह बन जाएगी। वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे हो जाएगी कि मैं ही तुम्हारे माई बाप हैं, आओ हमारे हाथ दबाओ।
इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो सिचुएशन कि आज की तारीख में भारत में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी हो, मान लो सिर्फ बीजेपी हो या मान लो सिर्फ कांग्रेस हो, तो वो तो एकदम ऐसे बैठ जाएंगे कि हाँ लोग हमारा क्या ही कर लेंगे, मजे हैं अपने तो। लेकिन अगर दो पॉलिटिकल पार्टी होगी तो लोगों को ये होगा, दो या दो से ज्यादा होगी तो लोगों को ये होगा कि अगर हमने अच्छे से काम नहीं किया, उस प्राइम मिनिस्टर को ऐसा होगा कि अगर हमने अच्छे से काम नहीं किया तो हमको लोग अगले चुनाव में हरा देंगे। इंडिया में अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो सरकार जो डरी हुई रहती है चुनाव के समय, तुम लोग क्यों देखते हो कि इलेक्शन के समय पे सरकार डरी हुई रहती है? क्योंकि सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है ना कि पिछले 5 साल में उन्होंने कितना काम किया, समझ रहे हो? और उनको पता है कि काम अच्छे से नहीं करेंगे तो लोग चुनाव हरा देंगे। ठीक, ये बात हो गई इंडिया की। अब अगर तुम सोचो यहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये लोग तो एकदम निडर है। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जिसके की मन में डर नहीं होता। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जिसके की मन में डर नहीं होता। तो इसलिए हम लोग देख रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एकदम ऐसे हो गए थे कि हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। वो तो एकदम ऐसे थे कि हा अपने ही मजे चल रहे हैं, अपना ही राजपाट है। तो सबसे पहले ये जो वन पार्टी था इसको ठीक करने की जरूरत थी। क्या करने की जरूरत थी? इसको ठीक करने की जरूरत थी। पहला रिफॉर्म ये था जो कि मिखाइल गोर्बचेव को लगा कि ये रिफॉर्म करना जरूरी है, नहीं तो वहां पे चीजें यूएसएसआर में बिगड़ जाएंगी। क्लियर? पहली चीज समझ में आई कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सिंगल पार्टी वाली चीज चल रही है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक। ये वाली चीज यहां पे समझ में आई, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। फिर इसके बाद में जो दूसरा जो रिफॉर्म है, दूसरा रिफॉर्म क्या था? दूसरा रिफॉर्म क्या था कि यहां पे अगर हमको यूएसए के बराबर में चलना है तो हमें यूएसए की इकोनॉमी जैसे करना हो। जो एक बच्चा पूछ रहा है, तुम पूछ रहे हो ना बेटा, एक बच्चा जैसे यहां पे पूछ रहा है रिफॉर्म्स, अधिराज, ठीक है, अधिराजा पूछ रहा है रिफॉर्म्स वेर नेसेसरी, कहां गया? रिफॉर्म्स वेर नेसेसरी टू कीप यूएसएसआर अब्रेस्ट। इसका मतलब बेसिकली बेटा ये है कि रिफॉर्म इसलिए जरूरी है, अब्रेस्ट मतलब बराबरी में। अगर आपको यूएसए की बराबरी करनी है, हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी दो कंट्री के बीच में कंपटीशन चल रहा है? पूरे वर्ल्ड में दो कंट्री के बीच में कंपटीशन चल रहा है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो अगर आप चाह रहे हो कि यूएसएसआर यूएसए के बराबर हो तो आपको यूएसएसआर के अंदर रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यूएसए नंबर 1 पे था, ये था नंबर 2 पे। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी सुपर पावर यूएसए था, सेकंड नंबर की सुपर पावर यूएसएसआर था। तो अगर आपको यूएसएसआर को क्या करना है? यूएसएसआर को सेकंड से फर्स्ट पे लेके जाना है, अगर आपको उसको बराबरी पर लेके आना है तो आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये मिखाइल गोर्बचेव को लगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिफॉर्म्स वेर नेसेसरी, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे। लोग एकदम ऐसे हो गए थे यूएसएसआर के कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर साथ साथ में लोग कंपेयर करते ना, तुम्हारे माँ बाप भी तो कंपेयर करते हैं, कई बार करते ना, कि वो उसका बेटा तो ये बन गया। तुम भी तो कंपेयर करते हो कि उसने तो साइकिल ले ली, पापा उसके पास आईफोन है, पापा उसके पास ये है। कंपैरिजन किल्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा था? यहां के जो लोग हैं, यहां के जो कॉमन मासेस हैं, ये कॉमन मासेस क्या कर रही थी? ये कॉमन मासेस यूएसए से कंपेयर कर रही थी कि यूएसए के जो लोग हैं कितने खुश हैं, यूएसए के जो लोग हैं उनके पास में डेमोक्रेसी है, यूएसए के जो लोग हैं वो उनकी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। तो ये लोग कंपेयर करने लग गए थे, और ये जो लोग थे ये इस सरकार से, ये यूएसएसआर से बहुत ज्यादा त्रस्त आ चुके थे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिफॉर्म करना जरूरी था। क्लियर है? ठीक है, मैंने तुमको कहानी सुनाते सुनाते चले गया, वापस एनसीईआरटी पर बढ़ रहे हैं। अब एक जो हम क्या बिल्ड करना था, पूरा जो तुम्हारे मन में जो सारी चीजें बिल्ड करनी थी वो चीजें मैंने बिल्ड कर दी है। क्लियर? ठीक है, तो वापस से अपन चलते हैं।
ठीक है, वापस से हम चलते हैं हमारी एनसीईआरटी पे। देखो मैंने अब तक तुम्हारे मन में पूरी एक अंडरस्टैंडिंग बांध दी, एक पूरा माहौल बना दिया, एक मैंने पूरी कहानी बता दी तुमको कि चीजें यूएसएसआर में कैसी थी, चीजें यूएसए में कैसी थी। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। क्लियर? ठीक है भैया, वापस से चलो जरा एनसीईआरटी पे। तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे मीम भी लगाए हैं, उस पे आना भी तो है अभी जरा, नहीं तो मीम पे आ ही नहीं पाएंगे। ये वाली चीज ठीक हो गई। रिफॉर्म्स वेर नेसेसरी टू कीप द USSR abreast of the information and technological revolution taking place in the West। तो रिफॉर्म यूएसएसआर में इसलिए जरूरी थे जो कि यूएसए जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुका था, जो कि हम लोग देख रहे थे वहां पे बहुत ज्यादा, एक तरीके से हम लोग देख रहे थे कि यूएसए में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो चुका था, यूएसए बहुत आगे निकल चुका था। तो अगर यूएसएसआर को यूएसए के साथ में आना है तो रिफॉर्म्स करना जरूरी है, इसलिए मिखाइल गोर्बचेव ने सोचा कि रिफॉर्म कर देते हैं। ठीक है। However, Gorbachev decision to normalize relation with the West and democratize the reforms, the Soviet Union had some other effect that neither he nor anyone else intended or anticipated। लेकिन जो गोरबच्चेव का जो डिसीजन था, गोरबच्चेव ने जो सोचा था कि मैं अपने देश में रिफॉर्म लेके आऊंगा, मैं अपने देश में डेमोक्रेसी लेके आऊंगा, मैं अपने देश में यूएसए जैसे रिफॉर्म लेके आऊंगा, तो इस आदमी को ये नहीं पता था कि इस रिफॉर्म से मेरा देश बिखर जाएगा। इनको ऐसा लग रहा था कि मैं रिफॉर्म करूंगा, लोग खुश हो जाएंगे, लोग बोलेंगे जय मिखाइल गोरबच्चेव, जय मिखाइल गोरबच्चेव, जय हो जय हो जय हो। लेकिन हुआ उल्टा, ये आदमी रिफॉर्म लेके आए और हमने क्या देखा, हमने देखा कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। हमने क्या देखा, हमने देखा यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो रिफॉर्म लाने की सोच रहे थे, तो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिफॉर्म से कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो यूएसएसआर को अच्छा बनाना चाह रहे थे, इनके इंटेंशन बहुत प्योर थे। ये वाकई में चाह रहे थे कि जो मेरे देश के जो लोग हैं, मेरे देश के लोग जो त्रस्त हो चुके हैं, मेरे देश के लोग जो परेशान हो चुके हैं, मुझे उस परेशानी से बाहर निकालना है। सही लीडर कौन होता है? एक हकीकत बताओ, तुम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ट्रू लीडर हम किसको बोलते हैं? ट्रू लीडर हम उसको बोलते हैं जो कि लोगों के बारे में सोचे, जो कि लोगों के भले के लिए सोचे। ट्रू लीडर वो नहीं है जो कि अपने बारे में सोचे। अगर तुम कभी आगे जाना है, और ऑफ कोर्स तुम लोग लीड करोगे, तो जब तुम लोग लीड करोगे, जब तुम आईएएस बनोगे, जब तुम और अच्छी अच्छी पोजीशन पे जाओगे, जब तुम अपना स्टार्टअप ओपन करोगे, जब तुम अपनी कंपनी ओपन अप करोगे, तो ट्रू लीडर मतलब क्या है? तो तुमको लोगों को साथ में लेके चलना है, अपने बारे में नहीं सोचना है। तो मिखाइल गोरबच्चेव एज एन पर्सन बहुत सही इंसान था, क्योंकि वो अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में सोच रहा था। लेकिन मिखाइल गोरबच्चेव को यह नहीं पता था कि मेरे रिफॉर्म से मेरे देश के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। साफ साफ हिंदी में कहो तो मिखाइल गोरबच्चेव को नहीं पता था कि मेरे रिफॉर्म से मेरे देश के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अरे ये तिलक कहां से लग गया? मिखाइल गोरबच्चेव को तिलक लग गया। ठीक है, और रशिया का है। ठीक, क्लियर है? यहां तक की चीज समझ में आ गई है। द पीपल, ठीक है, the people in the Eastern European countries which were the part of Soviet bloc started to protest against their own government and the Soviet control. Unlike in the past, the Soviet Union under the Gorbachev did not intervene when the disturbance occurred and the communist regime collapsed one after the another. ठीक है भैया, अब इस पॉइंट को समझने के लिए जरा अपन मैप पे आते हैं। ठीक है, जरा मैप पे समझोगे तो तुमको यहां पे ज्यादा क्लैरिटी होगी। यहां पे क्या हुआ, जब सबसे पहले मिखाइल गोरबच्चेव रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है, जब मिखाइल गोरबच्चेव क्या हो रहे थे, जब मिखाइल गोरबच्चेव रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, तो सबसे पहले जो प्रोटेस्ट हम लोगों ने देखा वो हमने इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में देखा। ठीक है, इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में देखा।
यहां पे प्रोटेस्ट बाद में हुए, यहां पे चीजें बाद में हुई। जैसे ही लोगों को आजादी मिली, जैसे ही लोगों को फ्रीडम मिली, क्योंकि अब तक लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, अब तक लोग सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, अब तक अगर तुम यूएसएसआर के नागरिक हो तो तुम सरकार के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो। लेकिन अब इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने लोगों को फ्रीडम दे दी। जब लोगों को फ्रीडम दी तो सबसे पहले प्रोटेस्ट कहां पे हुए, सबसे पहले प्रोटेस्ट यहां पर हुए, इन एरियाज में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। क्लियर है? तो यहां पे तुम्हारी एनसीईआरटी किताब में क्या लिखा है कि ईस्टर्न एरियाज में, जो ईस्टर्न यूरोपियन वाला पार्ट है, यहां पे हम सबसे पहले प्रोटेस्ट देखते हैं। ठीक है? और सबसे पहले आजादी की मांग यही लोग करते हैं, यही देश करते हैं। क्लियर है? अब ऐसा क्यों, उस पर अपन थोड़ी देर बाद में आते हैं। ठीक है? तुम्हारे मन में वाई आना चाहिए कि सर ऐसा ही क्यों हुआ कि यहीं पे प्रोटेस्ट हुआ, सबसे पहले प्रोटेस्ट यहां पे हुआ, सबसे पहले प्रोटेस्ट यहां पर नहीं हुआ। उसके रीजन पर अपन थोड़ी देर बाद में आएंगे। फिलहाल वो लाइन समझ में आई कि वो लाइन वाकई में तुम्हारी एनसीईआरटी की कहना क्या चाह रही है। ठीक है? तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि जब यहां पर प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है, जब यहां पे प्रोटेस्ट होने लगे, इन एरियाज में प्रोटेस्ट होने लगे, तो मिखाइल गोर्बचेव क्या कर रहे थे, मिखाइल गोर्बचेव वाज लाइक, मिखाइल गोर्बचेव कैसे कर रहे थे, मिखाइल गोर्बचेव एकदम चुप थे। मिखाइल गोर्बचेव ये नायक मूवी के डायलॉग, नायक मूवी के डायलॉग जैसे बोल रहे थे, लोग मरते हैं तो मरने दो, लोग कर रहे हैं तो करने दो, भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो मिखाइल गोर्बचेव आराम कर रहे थे। मिखाइल गोर्बचेव को नहीं पता था, मिखाइल गोर्बचेव को लगा कि प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट से देश थोड़ी ना बनेगा। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो प्रोटेस्ट इतना भयानक हो जाएगा कि वो अलग होने की बात कर देंगे। तो मिखाइल गोर्बचेव इंटरवीन नहीं करते जब यहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। ठीक है? जब हम देखते हैं कि यहां पे क्या हो रहा था, जब यहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे तो यहां से मिखाइल गोर्बचेव यहां पे इंटरवीन नहीं करते। वो बोलते हैं भाड़ में जाओ, तुमको जो लगे तुम करो। क्लियर है? यहां तक की चीजें क्लियर हुई? क्लियर है? यहां तक की चीजें क्लियर हुई? एक बार बता दो। प्रांजल अब्रिस्ट मतलब कि वहां पे यूएसएसआर चाह रहा था कि वो यूएसए के बराबर में आए। ठीक है? रिफॉर्म इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको यूएसए के बराबर यूएसए के बराबर में आने के लिए, यूएसए के बराबर में आने के लिए यूएसएसआर रिफॉर्म कर रहा था। क्रिस्टल क्लियर? बढ़िया। यहां तक कि अपने को कहानी समझ में आ गई कि यहां पर क्या हुआ। ठीक है? अब देखो एक वही मीम कि बेचारे मिखाइल गोर्बचेव क्या सोच रहे थे, हमारे मिखाइल गोर्बचेव तो ये सोच रहे थे कि जब मैंने सोचा रिफॉर्म लाता हूं तो लोग सोवियत यूनियन ही तोड़ दिया। वो आदमी तो बहुत अच्छे इंटेंशन से था, लेकिन ये नहीं पता था कि सोवियत यूनियन ही टूट जाएगा, मेरा देश ही टूट जाएगा। क्लियर है? तो मिखाइल गोर्बचेव के साथ में कुछ इस तरीके से कहानी हुई। ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है भैया, यहां तक की चीजें अपने को क्लियर है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अंडर द गोर्बचेव डिड नॉट इंटरवीन, बिल्कुल ठीक है भैया। These developments were accompanied by rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. The reforms were opposed by the leaders within the Communist Party. ठीक है भैया, अब ये पैराग्राफ ने क्या बोल दिया, ये जो रिफॉर्म थे वो रैपिडली एस्केलेट कर गए। रैपिडली एस्केलेट मतलब कि बहुत, इन रिफॉर्म से जो रिजल्ट आया ना वो एकदम से आ गया, रैपिडली आ गया, धीरे धीरे नहीं आया। मतलब मिखाइल गोर्बचेव रिफॉर्म लेके आए, कुछ दिन में तो सब खत्म हो गया, कुछ दिनों में तो, मतलब हम देख रहे हैं कुछ समय में तो, दिन तो नहीं, कुछ समय में तो क्या हो गया, कुछ समय में तो सब खत्म हो गया। तो बेसिकली यहां पे ये जो है, यहां पे बेसिकली ये बताया गया है कि जो मिखाइल गोर्बचेव जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आए थे, उसमें हमने देखा कि वहां पे ऑलरेडी पहले से क्राइसिस चल रहे थे। कौन कौन से क्राइसिस चल रहे थे मैंने बता दिया कि लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी। ठीक है? तुम हो यूएसएसआर के नागरिक, एक बार लिख लेते हैं तो तुम्हें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तुम हो यूएसए के नागरिक, यूएसएसआर के नागरिक, ठीक है? यू आर द सिटीजन्स ऑफ यूएसएसआर। ठीक है? तुम्हारे पास में डेमोक्रेसी नहीं है, तुम्हारे पास में फ्रीडम नहीं है, तुम्हारे पास में क्या है, फ्रीडम नहीं है। साथ ही साथ तुम्हारे देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन है, तुम्हारे देश में क्या है, इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब तुमने बोला कि सर
जे का बात बता रहे हो हमको, ठीक है। तुम्हारे मन में तो आएगा सर जे बात तो तुम कुछ नहीं बता रहे हो, मतलब ये बात तो आप कुछ नहीं बता रहे हो। इकोनॉमिक स्लोडाउन से एक चीज और समझ लो, ये हमारी कहानी का फाइनल पार्ट है, इसके बाद तुमको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये चीज तुमको पता है, ये चीज तुमको मैंने समझा दी। इकोनॉमिक स्लोडाउन, हम पूरे कहानी में, हम पूरे नैरेटिव में हम एक ही चीज कर रहे हैं, हम एक ही चीज क्या कर रहे हैं कि वी आर कंपेयरिंग यूएसए एंड यूएसएसआर। हम कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे थे, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा होता था, यहाँ पे कुछ ऐसा होता था, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ। पूरी समय तुम ये देख रहे हो कि हम कंपेयर कर रहे हैं, और जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम एक कॉमन चीज पा रहे हैं। वो कॉमन चीज क्या देख रहे हैं? हम कॉमन चीज ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म्स क्यों करें भैया? यहाँ पे रिफॉर्म्स इसलिए करें सो दैट यूएसएसआर यूएसए को टक्कर दे सके। क्या कर सके? यूएसएसआर यूएसए को बराबर की टक्कर दे सके। क्लियर है? ठीक भैया, तो ये हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि इनकी इकोनॉमी भी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही होती है, और इनकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही होती है। क्या रीजन है? ठीक है, क्या रीजन है कि इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी और इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब थी? बताओ क्या रीजन है? इसका रीजन यह है कि जब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, जब इन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्या चल रहा था? इन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो हम लोग ये देख रहे थे कि अगर इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इसको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। यूएसए ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो यूएसएसआर ने भी उसको देख के क्या किया? न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। यूएसए ने एक हथियार बनाया। यूएसए ने क्या करा? क्या करा? हथियार बनाया। तो यूएसएसआर ने भी क्या किया? यूएसएसआर ने भी क्या किया? यूएसएसआर ने भी एक हथियार बना दिया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि यूएसए जहां जहां पर पैसे खर्च कर रहा था, वहां वहां पे यूएसएसआर भी पैसे खर्च कर रहा था। अगर इन्होंने एक सैटेलाइट छोड़ा, ठीक है, स्पेस में एक सैटेलाइट छोड़ा, तो यूएसएसआर भी क्या कर रहा है? स्पेस में एक सैटेलाइट छोड़ रहा है। क्लियर है? अब पैसा कहां से आएगा? यहां पे तो सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में है, लोगों के पास ज्यादा चीजें है ही नहीं, लोग टैक्स कहां से देंगे? यहां पे तो हम लोग देख रहे हैं प्राइवेट प्लेयर भी है, साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि खर्चे इनके बहुत ज्यादा हो रहे हैं। खर्चे इनके क्यों बहुत ज्यादा हो रहे हैं? देखा देखी में, यूएसए जो कर रहा है वो मैं भी करूंगा, यूएसए जो कर रहा है वो मैं भी करूंगा, यूएसए जो कर रहा है वो मैं भी करूंगा। तो सरकार जो यूएसए की देखा देखी में इतने पैसे खर्च करने लग गई, इतने पैसे खर्च करने लग गई कि इन्होंने अपने लोगों को नहीं देखा, इन्होंने अपनी जनता को नहीं देखा। और जब इन्होंने अपनी जनता को नहीं देखा कि इनकी जनता बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन और वो एकदम त्रस्त आ चुकी है, तब जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम आंदोलन कब करते हैं? हम आंदोलन तब करेंगे ना जब हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तुमको पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है कि तुम सड़क पर जाओगे और बोलोगे हम तो नारे लगाएंगे आजादी आजादी आजादी। करोगे क्या? धूप कितनी है बाहर? नहीं करोगे ना। आंदोलन कोई इंसान कब करेगा? चलो यहां मान लो बर्फ है, तो बर्फ में भी कोई ऐसे ही थोड़ी ना नारे लगा देगा। यहां लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, तभी तो लोग आएंगे, तभी तो लोग सरकार को बदलना चाहेंगे। तो लोगों को तुमने डेमोक्रेसी नहीं दी, लोगों को तुमने फ्रीडम नहीं दी, लोगों को वन पार्टी रूल है, लोगों के साथ साथ में पैसा भी नहीं है। एंड मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर पैसा होगा तो लोग शांति से बैठे रहेंगे कि चलो 2 वक्त की रोटी मिल तो रही है, खाओ पियो मजे करो। लेकिन जब लोग देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें, यूएसएसआर में जब सोशलिज्म आया था, यूएसएसआर में जब सोशलिज्म आया था, यहां पे क्या हुआ था? यहां पे जब सोशलिज्म आया था तो सरकार ने क्या बोला था? रशियन रिवॉल्यूशन को याद करो, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, लिंक करो। रशियन रिवॉल्यूशन में लोगों ने क्यों प्रोटेस्ट किया था? क्योंकि लोग चाहते थे कि सोशलिज्म से इक्वालिटी आएगी। क्या होगा? सोशलिज्म से इक्वालिटी आएगी, हमारी कंट्री में सारी चीजें बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन लोग देखते हैं कि चीजें बढ़िया नहीं हुई, बल्कि सरकार ने बुद्धू बनाया, चीजें बढ़िया नहीं हुई, चीजें बदतर हो गई। तो जब वो लोग रशियन रिवॉल्यूशन के समय पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जब वो लोग रशियन रिवॉल्यूशन के समय सड़क पर उतर सकते हैं, तो अब क्यों नहीं उतरेंगे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ होड़ा होड़ी के चक्कर में, सिर्फ यूएसएसआर यूएसए को देखते 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 इन्होंने अपने पैसे ज्यादातर कहां पे खर्च करना शुरू कर दिए, सिर्फ यूएसए के दिखावे में। आज तुम्हारे पास में 100 रुपया है, ठीक है, आज तुम्हारे पास में 100 रुपया है, तुम्हारी बुआ ने क्या कर लिया, तुम्हारी बुआ ने कुछ बढ़िया से कोई चीज ले ली, ठीक है, अब तुम क्या करो, वो बुआ ने ले ली है तो चलो अपन भी ले ले। अरे बुद्धू, अपन क्यों ले ले, बुआ की मति खराब थी, बुआ ने ले ली, तुमको तो तुम्हारा घर चलाना है ना। तो इनको पहले अपने घर के बारे में सोचना था, रेदर देन इनको यह देखना था कि यूएसए क्या कर रहा है। तो इसकी वजह से भी हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे स्लो डाउन रहता है। फिर ठीक है, फिर यहां पे एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, मैंने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी, मैंने पिछली क्लास में एक चीज क्यों बताई थी, हर क्लास को मैं लिंक करूंगा, एक भी क्लास तुमने मिस कर दी ना बेटा तो गड़बड़ हो जाएगा, तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस कहानी है, और कहानी में अगर एक क्लास भी मिस हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। पिछली क्लास में एक लाइन थी, ठीक है, लाइन क्या थी, वो लाइन बताता हूं, यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान। क्या लाइन थी, यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान। ध्यान करो, ये लाइन थी कि नहीं थी, चैट सेक्शन में बताओ, एनसीईआरटी में लाइन थी? बताओ बताओ, ये लाइन थी? बुआ भी लाइक, मुझे क्यों तोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, ठीक है। तो अब हम वहां पे क्या देखते हैं, यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान। अब मान लो यूएसएसआर एक देश है, ठीक है, यूएसएसआर एक देश है और उसने क्या किया, उसने अफगानिस्तान पे क्या कर दिया, उसने अफगानिस्तान पे अटैक किया या अफगानिस्तान पे इन्वेड किया, ठीक है, इन्वेड किया। तो आप किसी दूसरे देश में इन्वेड कर रहे हो तो पैसा तो लगेगा ना। आज तुम अपने घर से बाहर निकलते हो तो पैसा तो लगता है ना, पेट्रोल का पैसा, चॉकलेट का पैसा, गर्लफ्रेंड को चॉकलेट खिलाने के पैसा, नोट्स, ये वो, बहुत सारा पैसा लगता है ना, ठीक है। तो इसके चलते क्या हुआ, हम ये देख रहे थे कि यूएसएसआर बहुत सारी कंट्रीज को भी हेल्प कर रहा था कि आओ तुम मेरे साथ हो जाओ, आओ। तो कोई भी कंट्री क्यों आएगी, कहीं ना कहीं पैसा तो लगेगा ना वहां पे, समझ रहे हो, तो पैसा वहां पर भी खर्च हो रहा था। क्लियर है। अब एक क्विक रिकैप, शांति से, फिंगर ऑन योर लिप्स, एक क्विक रिकैप, ठीक है भैया। क्विक रिकैप में पूरी कहानी को हम फिर से कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पे इस चीज को यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला जो टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। हम ये देख रहे थे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। क्या है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट? कौन सी आइडियोलॉजी? कैपिटलिज्म, यहां पे कौन सी? सोशलिज्म, ठीक है। हमेशा यूएसए जो है वो आगे निकल रहा था, यूएसए आगे था, यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर पीछे था, ठीक है, यूएसएसआर पीछे था, ठीक है, पीछे था। उसके बाद में यूएसएसआर पीछे था तो यूएसएसआर आगे आने के लिए क्या लेके आ रहा था? रिफॉर्म्स। यूएसएसआर आगे आने के लिए क्या लेके आ रहा था? रिफॉर्म्स लेके आ रहा था, ठीक है। रिफॉर्म्स जब लेके आया तो रिफॉर्म में उन्होंने क्या किया? अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, साथ ही साथ अपनी जो वन पार्टी सिस्टम था, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी क्या किया? थोड़ा सा ओपन कर दिया। इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं कि लोग यहां पर प्रोटेस्ट करते हैं और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब कि यूएसएसआर अलग अलग टुकड़ों में बच जाता है, ठीक है। यहां पर लोग त्रस्त क्यों थे? लोगों के पास क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी, लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी। यहां पे क्या था? यहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन था, यहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा था। क्लियर है?
ये सारी चीजें मिलके यूएसएसआर को क्या करती है, यूएसएसआर को हरा देती है। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिखाइल गोर्बच्चव के समय हो, मिखाइल गोर्बच्चव के समय तो यूएसएसआर टुकड़े टुकड़े में बिखर गया, लेकिन ये चीजें अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1945 से लेके 1989 तक ये चीजें ऐसी चल रही थी। एक दिन में गरीबी नहीं आ जाती है, एक दिन में इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं होता है, ये 10, 15, 20, 25 साल की कहानी होती है। तो ये पूरी कहानी थी, और इस पूरी कहानी से हमें ये समझ में आता है कि यूएसएसआर इसलिए यहां पे क्या होता है, इसलिए यूएसएसआर यहां पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये कहानी अब हुई यहां पे समाप्त। अब होती है यहां पे एनसीईआरटी की चीजें पढ़ना शुरू। अब यहां पे होती है चीजें शुरू। अब ज्यादा तुम लोगों को समझाने वाली चीजें नहीं बची, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से हमने स्टार्ट किया आज की क्लास। एनसीईआरटी पे आ जाओ। अब तुम एनसीईआरटी खोल लो, तुम्हें कहानी पूरी समझ में आ गई है। एनसीईआरटी खोल लो, इस टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने बताया कि मिखाइल गोर्बच्चव थे। मिखाइल गोर्बच्चव कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी बने, उसके बाद में वो रिफॉर्म लेके आए। रिफॉर्म से ये हुआ कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। ये है हमारे मिखाइल गोर्बच्चव। उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो गोर्बच्चव ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जो मैं रिफॉर्म ला रहा हूं उससे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। बेचारा गोर्बच्चव तो बहुत अच्छे इंटेंशन से रिफॉर्म लेके आ रहा था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मेरे इस रिफॉर्म की वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। जैसे ये लोग रिफॉर्म लेके आते हैं, वैसे ही सबसे पहले जो प्रोटेस्ट होता है, वो सबसे पहले प्रोटेस्ट हम इन यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं। ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, यहां पे हमें सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे हम सबसे पहले प्रोटेस्ट देखते हैं। जब यहां पे प्रोटेस्ट होता है तो मिखाइल गोर्बच्चव कैसे हो जाते हैं, जब यहां पे प्रोटेस्ट होता है तो मिखाइल गोर्बच्चव हो जाते हैं कि लोग लड़ रहे हैं, कर रहे हैं तो करने दो, मैं तो बैठा हूं। तो इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं, वहां से लोग रेजिस्ट करते हैं और वहां से अलग अलग देश वहां पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे, यहां पर ये देख रहे थे कि जब भी रिफॉर्म्स आएंगे, जब मिखाइल गोर्बच्चव ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे, तो रिफॉर्म्स दो तरीके के रिफॉर्म्स थे। एक था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एक था पॉलिटिकल रिफॉर्म, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये था, ये नाम तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, ग्लेसनॉट और ये नाम तुम्हारे उसमें नहीं दिए हैं, ये मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। ये वाला फ्लो चार्ट मैंने ऐड किया है। ये रिफॉर्म से क्या था, ये रिफॉर्म से था कि आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले इकोनॉमी में ओपननेस लेके आओ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाओ, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करो। सारी की सारी चीजें सरकार नहीं करेगी। साथ ही साथ ग्लेसनॉट में क्या था कि ओपननेस आए, ट्रांसपेरेंसी आए। पॉलिटिकली चीजें क्या हो, पॉलिटिकली चीजें में लोगों का इंक्लूजन हो, जो वन पार्टी रूल है वो वन पार्टी रूल खत्म हो, ये रिफॉर्म लेके आए। और ये रिफॉर्म से कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खुश नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खुश नहीं थे, ठीक है। यहां तक की चीजें कंप्लीट हो गई है, यहां तक की चीजें समझ में आई। ये वाली चीज भी मैंने तुमको समझा दिया है, ठीक है भैया। क्लियर हुआ, यहां तक की चीज क्लियर हो गई है, ये बता दो। नोट्स क्लास के बाद में मिलेंगे, मैं बताऊंगा कहां पे मिलेंगे, यहीं पे बताऊंगा। दीपांशी ने देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब मैं जरा तुम्हारे 2 दिन सुनो, अब मैं तुम्हारे जरा 2-3 डाउट्स को यहां पे क्लियर कर देता हूं कि सर जब रिफॉर्म्स आ रहे थे तो लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों किया, ठीक है। रिफॉर्म्स आ रहे थे तो लोगों ने प्रोटेस्ट इसलिए किया, ऐसा समझो। इसमें सारे बच्चे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रिफॉर्म्स आ रहे थे तो लोगों ने प्रोटेस्ट वहां पे इसलिए कर दिया था क्योंकि वहां पे लोगों को यह लग रहा था कि हो सकता है सरकार झूठ बोल रही हो, कोई भी सरकार हो, ठीक है। आज तुम भारत सरकार को ले लो, तुम्हें चीजें ऑटोमेटिकली कैसे समझ में आएगी, जब तुम भारत सरकार को भी ले लोगे कि सरकार बोल रही है, सरकार बोल रही है, ठीक है, भारत सरकार बोल रही है, इंडियन गवर्नमेंट ले लो, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है हम गरीबी से मुक्त कर देंगे, हम सड़क बना देंगे, हम बिल्डिंग बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तुमको भी पता है कि सरकार ने जितनी बात बोली है उसकी 50% बात ही हो पाएगी, बाकी की नहीं हो पाएगी। तो लोग इतने परेशान हो चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे कि वो एकदम ऐसे हो गए थे कि नहीं भाई हमसे झेला नहीं जा रहा है, हम अपना अलग देश बना लेंगे, हम यूएसएसआर के साथ में नहीं रह सकते, ना ही हम यूएसएसआर के सिस्टम के साथ चल सकते हैं। तुम किसी इंसान को कितने साल तक दबाओगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, यहाँ देखो ना कितने साल हो गए, 41 साल होने पे आ गए। और तुम सोचो 40 साल में वो आदमी कितना भर जाएगा कि फिर तुम उसको बाद में बोलोगे भी ना कि बेटा कोई बात नहीं, तो हो जाएगा भक, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझे हो। ये वाली चीज थी।
कूप पे आएंगे, अभी सैयद कूप पे आएंगे, कूप वाली चीज पे आ रहे हैं, इस पे चीज पे आ रहे हैं, कूप पे। अभी तक का कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो। और कोई? देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, तो तुम ऐसा करो कि मैं समझा रहा हूं, तुम वहां पे नोट्स लिख सकते हो। अभी मैंने फ्लो चार्ट बनाया। एक चीज और, अभी यहां पे क्या हो रहा है, देखो तुम आ गए हो क्लास 12वीं में, किस में आ चुके हो तुम, क्लास 12th में आ चुके हो। तो इनिशियली ना मुझे तुम लोगों को थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा और तुमको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं अगर एनसीईआरटी की मैं लाइन बाय लाइन पे तो जा रहा हूं, लेकिन मैंने तुमको बीच बीच में कहानी क्यों सुना रहा हूं, तुम वो कहानी को समझो। अगर मैं लाइन बाय लाइन एकदम से जाने लगा तो तुमको है ना हर थोड़ी थोड़ी देर में रुकना पड़ेगा। एक लाइन पढ़ी फिर रुको, फिर एक लाइन पढ़ी फिर रुको, फिर एक लाइन पढ़ी फिर रुको, फिर एक लाइन पढ़ी फिर रुको। एक बार कहानी पूरी मन में बन जाएगी तो फिर जब मैं पढ़ते चलूंगा ना तो तुम लोग ऑटोमेटिकली क्या करोगे, ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते चलोगे। तुमको इतना सिद्धार्थ पर भरोसा करना होगा कि सर हमको सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। और इनिशियल है ना, मैंने कल भी बताया था, मतलब जो हमारी फ्री क्लास थी उसमें भी मैंने एक चीज बताई थी जो मंडे को थी, कि इनिशियल क्या होगा, इनिशियली मुझे तुम्हारा बेस बनाने में तुमको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई नई चीज की शुरुआत करते हो तो आपको इनिशियली क्या होता है, इनिशियली थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली तुम्हें चीजें समझ में आने लगेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली तुम्हें चीजें क्लियर होने लगेगी। जब मैं बोल रहा हूं कि तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो, अपन बढ़िया से कर लेंगे, तो एक बार करो, 3-4 क्लास तक समझो, एक बार पूरा यूनिट 1 कंप्लीट होने दो। यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद में तुम देखो कि क्या डिफरेंस है, यू विल फील द डिफरेंस, ट्रस्ट मी। पहला यूनिट कंप्लीट होने के बाद यू विल फील द डिफरेंस। और वो क्या है, अभी जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स थोड़े से ऐसे चल रहे, नहीं तो मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे मीम वीम लगा के लेके आया हूं, लेकिन अब हर दिन तो वैसा नहीं हो सकता ना। अब डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है तो थोड़ा सा हंसा रहा हूं, हंसी मजाक कर रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स एकदम वैसे आएंगे तो तुम्हें उतना समझना पड़ेगा। सोशलिज्म और कम्युनिज्म के डिफरेंस पे आते हैं बेटा, आज ही बताऊंगा, डाउट्स देख लिया मैंने। सोशलिज्म कम्युनिज्म के डिफरेंस पे आ रहे हैं, इसके अलावा ईस्ट यूरोपियन कंट्री क्यों प्रोटेस्ट कर रही थी। तुम पहले ये बताओ, एक चीज बताओ, फिर मैं ये दोनों क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। तुम्हें मेरी अप्रोच समझ में आ रही है ना। देखो अब वही वाली है कि यहां पे अभी ऐसे करते तो मजा नहीं आता है। मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ा के घर भेजूंगा, एनसीईआरटी की एक लाइन भी नहीं छूटेगी कि जो तुमको नहीं समझ में आएगी, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा एक स्टोरी बिल्ड कर लेने दो पहले चैप्टर में। अप्रोच समझ में आ रही है, अप्रोच समझ में आ रही है, फिर मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। कम्युनिज्म, ईस्ट यूरोप में पहले प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, ये सारी चीजें मैं तुमको बताता हूं। चलो चलो, सबसे पहले एक चीज बता दूं जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी यहीं से। सोवियत में, मतलब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने क्यों इन्वेड किया था, उसका रीजन मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है। तुम बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो यूएसएसआर में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मतलब हम दोनों क्या हुए, अफगानिस्तान यूएसएसआर भाई भाई, हम तो भाई भाई है। अब अफगानिस्तान में क्या हुआ भैया, अफगानिस्तान में उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लग गए, लोग उस सरकार को बदलना चाह रहे थे। तो यूएसएसआर को डर लगा कि अगर मैंने अभी इन्वेड नहीं किया तो हो सकता है वहां पे सरकार बदल जाए, कैपिटलिज्म वाली सरकार आ जाए, ऐसा ना हो कि वो देश यूएसए के फेवर में चले जाए, इसलिए यूएसएसआर ने इन्वेड किया। क्लियर है? आदित्य क्या डाउट है तुम्हारा? ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे एक चीज और समझ लो। देखो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का डिफरेंस थोड़ा सा तुम झेल लोगे। अभी आज की क्लास में बता दूं कि बहुत ज्यादा हो गया, ये बताओ आज की तारीख में तुम दिमाग में ले पा रहे हो या बहुत ज्यादा हो गया है, ये बताओ। झेल लोगे अभी उसका डिफरेंस?
बढ़िया। देखो, सोशलिज्म कम्युनिज्म के डिफरेंस से पहले तुम एक चीज समझो, एक चीज और समझ लो, जो बहुत अच्छा डाउट शायद नैनिका ने पूछा था। किसने पूछा था? किसी ने ये पूछा कि ईस्टर्न यूरोप में सबसे पहले प्रोटेस्ट क्यों हुए और यहां पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुए। ठीक है, इसको मैं एक बहुत अच्छे प्रेजेंट एग्जाम्पल से लिंक करूंगा। किससे लिंक करूंगा? प्रेजेंट एग्जाम्पल से लिंक करूंगा, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला जो एरिया था बेटा, ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा डेवलप है। ये वाला एरिया क्या था? ये वाला एरिया बहुत ज्यादा डेवलप था। ये वाला एरिया जो था, ये वाला एरिया इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, तो यहां के लोगों को ये लग रहा था कि सारा डेवलपमेंट हमारा, सारे पैसे हमारे पास इतना डेवलपमेंट है, और तुम इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद तुम हम लोगों को कुचल रहे हो। ये बेचारे, ये जो कंट्रीज थी, ये बड़ी गरीब थी। ये तो ऐसी थी कि हम तो वैसे ही गरीब हैं, तो ये तो ऐसा चाह रही थी कि हम यूएसएसआर के साथ में ही रहे। ठीक है, ये कंट्रीज इनिशियली शुरुआत में ये कंट्रीज ऐसा चाह रही थी कि हम तो गरीब हैं, हमारा भला यूएसएसआर के साथ में रहने में। लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, इससे चिपका हुआ है वेस्टर्न यूरोप, इनसे चिपके हुए हैं फ्रांस, यूके, ये सारी कंट्रीज चिपकी हुई है। तो इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं भैया, हम तो ऑलरेडी डेवलप हैं, हम डेवलप हैं, तो हम इनके साथ में क्यों रहें? अगर हम अलग हो जाएंगे तो सोचो हम कितने आगे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो? वो सोच रहे कि हमारा डेवलपमेंट का फायदा कौन उठा रहा है? हम तो डेवलप हैं, हमारे डेवलपमेंट का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ईस्टर्न यूरोप में पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, बाद में यहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लो, ध्यान से समझो, इंडिया से लिंक करवाता हूं। ठीक है, इंडिया से लिंक करवाता हूं। हमारे देश में एक डिबेट है, हमारे देश में क्या डिबेट है भैया? नॉर्थ वर्सेस साउथ। हमारे देश में क्या डिबेट है? नॉर्थ वर्सेस साउथ। ठीक है, अगर तुम भारत को देखोगे, अगर तुम इंडिया को देखोगे, तो ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट, ये हो गया सदर्न पार्ट। ठीक है, तो हमेशा जो साउथ में जो लोग रहते हैं, उनका पता हमेशा से एक तरीके से आर्ग्यूमेंट रहता है। क्या आर्ग्यूमेंट रहता है? कि जो सरकार होती है, मतलब आज की सरकार, पहले कांग्रेस की सरकार थी वो भी, कि जो सरकार होती है वो सरकार हमेशा नॉर्दर्न इंडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। वो हमेशा यूपी, बिहार, यहां पर ज्यादा ध्यान देती है, वो सदर्न इंडिया पर ध्यान नहीं देती। और साउथ वालों का ये कहना होता है कि डेवलपमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं। पॉपुलेशन अगर तुम देखोगे तो पॉपुलेशन कम इन लोगों की ज्यादा है, सदर्न पार्ट की कम है कंपेरेबल नॉर्थ वाले की। नॉर्थ की आबादी देखो तुम, हम नॉर्दर्न स्टेट्स है ना, अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की आबादी देखोगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम। तो हमेशा सदर्न इंडिया को लगता है कि डेवलपमेंट हम करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल हम करें, रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे यहाँ पे ज्यादा अच्छे। तुम्हारे यहाँ पे तो रूल्स एंड रेगुलेशन टूट भी रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? उसके बावजूद भी सरकार इन पे ध्यान दे रही है। इसलिए सदर्न इंडिया में यूजली जो लोग जो होते हैं वो चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? जहां डेवलपमेंट होगा ना, वो डेवलपमेंट वाले लोग चिड़चिड़ होंगे नहीं। डेवलपमेंट वाले लोग को चिड़ कब होगी? जब सरकार किसी और पर ध्यान देती है। तो सेम वहीं पे हो रहा था कि ये जो एरिया था ये डेवलप था और ये अंडर डेवलप था। तो अंडर डेवलप तो हमेशा चाहेगा कि हम इनके साथ में रहें। ये डेवलप थे तो ये डेवलप वाले सोच रहे थे नहीं भैया, नहीं झेला जा रहा है, हमको अलग होना है। क्लियर? ठीक है सर, जो प्रोटेस्ट हुआ था वो रिफॉर्म बनने से पहले हुआ या बाद? हम देखें तो जो प्रोटेस्ट है बेटा, वो जैसे ही मिखाइल गोर्बेचोव रिफॉर्म्स लेके आए थे, ऑल्दो उसके पहले से थोड़े थोड़े होने लग गए थे। ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पे अगर तुम बहुत अच्छे से देखोगे तो बड़े पैमाने पे जो प्रोटेस्ट थे वो बाद में हुए। ठीक है, मतलब वो रिफॉर्म आने के बाद में एक तरीके से हुआ। प्रोटेस्ट कुछ पहले भी हो गए थे, लेकिन अगर तुम मास एकदम बड़ा वाला तुम देखोगे ना, तो वो कुछ कुछ बाद में हुए। गोरबच्चव एक तरीके से क्या कर रहा था भैया? गोरबच्चव एक तरीके से, प्रियांशी ऐसा समझो, गोरबच्चव एक तरीके से चाह रहा था कि थोड़ी सी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे। थोड़ा सा वो वेस्टर्न कल्चर को, थोड़ा सा वो वेस्ट को चाह रहा था कि कुछ वैसा हो। रक्षित, तुमने कुछ मिस कर दिया होगा बेटा। ग्लासनोड मतलब ओपननेस बेटा, ट्रांसपेरेंसी। एक है
मतलब एक तरीके से समझो कि ओपननेस आना चाहिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें ओपननेस आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को चीज पता होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे ऊपर रूल कर रही है, अगर वही पॉलिटिकल पार्टी में ओपननेस नहीं है तो हम कैसे ट्रस्ट करेंगे? स्नेहा, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ही चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये कहानी बनाना जरूरी है। देखो, एक चीज की शिकायत मुझे तुम लोगों से रहेगी, मैं तुम लोगों को बहुत मुक्के मारूंगा अगर तुम लोगों ने एक भी क्लास मिस करी तो। मेरी अप्रोच को एक बार समझ लो, ये सारी चीजें समझ ली, एक भी लेक्चर तुम पहला वाला यूट्यूब का भी उठा के देख लो, मैं एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ रहा हूं। तुमको पूरी कहानी बन गई है, मैं फटाफट पढ़ाते पढ़ाते चलूंगा, तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तुम्हारे स्कूल में 2 चैप्टर हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए हैं, मैं बोल रहा हूं कि हम स्कूल से जल्दी कोर्स फिनिश करेंगे, क्योंकि स्कूल में तुम्हारी छुट्टियां भी लगेगी गर्मी में। मैं तुमको ज्यादा छुट्टियां थोड़ी ना दूंगा, मैं तुमको तुम्हारे यूनिट टेस्ट से पहले सब पढ़ा दूंगा। यूनिट टेस्ट में जितने चैप्टर आने वाले उससे पहले मैं पढ़ा दूंगा। अभी तो 2 ही दिन हुए ना क्लास को, तुम 2 दिन में एकदम ऐसे क्यों हो जा रहे हो? तुम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? चलो चलो ठीक है भैया, ये चीज हो गई। अब मुझे एक चीज बता दो, मेजॉरिटी मेजॉरिटी मैं एक पोल ले रहा हूं। पोल में क्या ले रहा हूं? पोल में तुम लोग ये बताओगे कि मैं अभी मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन बता, अभी मतलब हम लोग करें, अभी हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें, या सोशलिज्म और कम्युनिज्म के डिफरेंस पे खत्म, तुम कितना हजम कर सकते हो उस हिसाब से बताओ। तो हम अभी क्या करें, मैं इसमें लिख रहा हूं कि कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म डिफरेंस बताऊं, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म डिफरेंस और बताऊं। तो तुम इसमें है ना, तुम क्या करना, क्या करोगे तुम इसमें कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म डिफरेंस में यस और नो में बता देना, ठीक है? यस करोगे मतलब कि अभी बताऊं, नो करोगे मतलब कल बताऊं, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? तो यस और नो में बता देना तुम। पोल दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। पोल दे रहा हूं मैं। चलो, पोल मिल जाएगा तुमको 1 मिनट में। बताओ बताओ बताओ। 45 सेकेंड का ये है। चलो ठीक है भैया, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ। यहां से हमने क्लास शुरू की थी आज की। यहां से क्लास शुरू करने के बाद में क्विक रिकैप किया था हमने। क्विक रिकैप करने के बाद गोरबच्चव एंड डिसइंटीग्रेशन के हमने पूरा बहुत अच्छे से समझा था। इसके ये 2 पॉइंट मैंने एनसीईआरटी के पढ़ाए, उसके बाद में ये वाला पॉइंट पढ़ाया, फिर ये वाली चीजें समझाई, ये चीज बताई। रिफॉर्म्स मैंने अलग से ऐड किए, ये मैंने बता दिए, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद तुमको नोट्स मिल जाएंगे, वो वाली चीज मैं तुमको बता चुका हूं, ठीक है? ये वाली चीज हो गई। अब हमको कहां से पढ़ना है? हमको पढ़ना है अकूप से, ठीक है? हमने मिखाइल गोरबच्चव की पूरी बात पढ़ ली है, हमें बोरिस येल्त्सिन से पढ़ना है, तो ये यहां से हम पढ़ेंगे। एक चीज, एक फाइनल चीज जो तुम लोग यहां पे कर लो, क्या कर लो?
पोल नहीं आया? पोल नहीं आया तो तुम यस और नो में बता दो जल्दी से। यस। तो एक फाइनल एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसके बाद आज की क्लास कंप्लीट कर दूंगा एंड ट्रस्ट में तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइन हो जाएगी, एक एक लाइन हो जाएगी। मेरे को पता है तुम क्यों मर रहे हो, ठीक है भैया। तो यहां पे मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं। यहां पे 3 आइडियोलॉजी है अपने पास, ठीक है, 3 आइडियोलॉजी। एक है कैपिटलिज्म, एक है कैपिटलिज्म, दूसरा है कम्युनिज्म, दूसरा है कम्युनिज्म, ठीक है। अब तुम बोलोगे सोशलिज्म का है, वो मैं बताता हूं। जब कैपिटलिज्म से हम कम्युनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जब कैपिटलिज्म से हम कम्युनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, तो रास्ते में ये रास्ता है, ठीक है, ये क्या है, ये रोड है, ठीक है। कैपिटलिज्म से हम कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं, ठीक। एक लोकेशन है कैपिटलिज्म, दूसरी लोकेशन है कम्युनिज्म। ध्यान से समझो, एक मुन्ना इधर ध्यान से समझना है तुमको, ठीक है। तुम 2 जगह जा रहे हो, ठीक है। हम लोग रह रहे हैं कैपिटलिज्म में, ऐसा समझो कि जहां तुम लोग रह रहे हो वो क्या है, कैपिटलिज्म। अब जब हम कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में बीच में जो ढाबे पे खाने रुकते हो, चाय पीने रुकते हो, आराम करते हो, जो बीच वाली जगह है, वो बीच वाली जगह है सोशलिज्म। वो बीच वाली जगह क्या है, वो बीच वाली जगह है सोशलिज्म। कि जब हम कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ जाते हैं, तो बीच में जो ढाबा पड़ता है, वो ढाबा है सोशलिज्म। इस पूरे पाथ के बीच का पाथ है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म एक्सट्रीम प्राइवेट प्लेयर को सपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सट्रीम प्राइवेट प्लेयर को सपोर्ट करता है। कम्युनिज्म पता है क्या बोलता है, कम्युनिज्म ये बोलता है कि कोई भी क्लास नहीं होना चाहिए। क्लास मतलब नो क्लास, नो क्लास, नो क्लास, नो क्लास मतलब कि कोई भी क्लास नहीं होगी, अमीर गरीब कुछ भी नहीं होगा। साथ ही साथ कम्युनिज्म ये बोलता है कि हमें सरकार, स्टेट की भी जरूरत नहीं है। कम्युनिज्म ये बोलता है कि हमें सरकार की भी जरूरत नहीं है। सारे लोग इतने इक्वल हैं, इतने इक्वल है कि ना ही अमीर गरीब है, ना ही सरकार की आवश्यकता है, सारे लोग आपस में ही सारी चीजें हैंडल कर लेंगे। कम्युनिज्म को बहुत अच्छे से समझना, तो एक छोटा सा एग्जांपल समझो। तुम साइंस में कहानी पढ़ते आए हो, साइंस में अपन ने क्या देखा था कि पहले अपन बंदर जैसे थे, उसके बाद में अपन ऐसे बने, ठीक है। तुमने ये पढ़ा है ना कि पहले इंसान जो था वो बंदर जैसे था, ठीक है। अपन क्या थे, अपन बंदर जैसे थे, ठीक। और तब अपन बात भी कैसे करते थे, मीम मत काटना, ठीक है। तब अपन बात भी कैसे करते थे जब हम बंदर जैसे थे। तो जब पूरा समाज बन रहा था, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था, वो वाला फेज को हम बोलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म, मतलब पहले वाला। उस वाले फेज को तुम कम्युनिज्म बोल सकते हो कि जहां सरकार नहीं थी, जहां अमीर गरीब नहीं थे, जहां पे बिना क्लास थी, जहां पे सरकार नहीं थी, जहां पे बाउंड्री नहीं थी। कम्युनिज्म एकदम एक्सट्रीम फॉर्म है। क्या कम्युनिज्म आज की तारीख में पॉसिबल है? नहीं है। अगर कम्युनिज्म को आप ट्रू सेंस में, अगर कम्युनिज्म का ट्रू सेंस चाहोगे, एकदम रियल मायने में तुम लोग बोलोगे कि रियल मायने में कम्युनिज्म कहीं देखने को मिलेगा, तो नहीं होगा। अब झूठी मूठी बात में, डुप्लीकेट में तो देखो, डुप्लीकेट में तो हर माल मिलता है, ठीक है। तो डुप्लीकेट में तुम देखोगे तो बहुत सारी कंट्री बोल देगी कि वी आर द कम्युनिस्ट कंट्री, वी आर द कम्युनिस्ट कंट्री, वी आर द कम्युनिस्ट कंट्री। इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि इंडिया क्या होगा, तुम लोग बोलोगे इंडिया कौन सी कंट्री होगी? हम ऑफ कोर्स इंडिया को बोलेंगे मिक्स्ड। हम इंडिया को क्या बोलेंगे कि सरकार का भी काम है और कैपिटलिज्म का भी काम है, तो हमने उसको क्या बोल दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी बोल दिया। लेकिन तो भी जरा ध्यान से सोचना, ठीक है, तुम भारत में रह रहे हो, जरा ध्यान से सोचना कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर काम आज की तारीख में कौन कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर करने लग गया है। जैसे कि भोपाल का रेलवे स्टेशन भी किसने बनाया, प्राइवेट प्लेयर ने बनाया, ठीक है। ज्यादातर काम कौन कर रहा है आज की स्थिति में, प्राइवेट प्लेयर को सरकार टेंडर दे रही है। तो हम कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि हम भले ही इंडिया अपने आप को क्या बोल रहा है, भले ही इंडिया अपने आप को मिक्स्ड बोल रहा है कि सरकार भी काम कर रही है और प्राइवेट प्लेयर भी काम कर रहा है, लेकिन ज्यादा काम कोई ना कोई कर रहा होगा ना, कोई तो होगा जो ज्यादा काम कर रहा होगा। तुम्हारे घर में शादी है, ठीक है, तुम 2 भाई बहन बार बार क्या दिखाते हो, नहीं मम्मी मैंने काम ज्यादा किया, नहीं मम्मी मैंने काम ज्यादा किया, नहीं मैंने किया, नहीं मैंने किया, लेकिन दोनों में से किसी एक ने मक्कारी की होगी और एक ने ज्यादा काम किया ही होगा। तो सेम वही केस हम इंडिया में भी तो देखते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारी कंट्री आप बोलेगी कि हम कम्युनिस्ट हैं या हम कम्युनिज्म की तरफ है, लेकिन कम्युनिज्म तो बोलता है कि कोई अमीर गरीब भी नहीं होगा, सरकार भी नहीं होगी, स्टेटलेस हो जाएगा। तो जो यूएसएसआर था, अब हम बारी किसकी लेके आते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम बारी लेके आ रहे हैं यूएसएसआर की, ठीक है।
जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर चाह रहा था कि हम कम्युनिस्ट कंट्री बने। यूएसएसआर क्या चाह रहा था? यूएसएसआर चाह रहा था कि हम कम्युनिस्ट कंट्री बने। लेकिन यूएसएसआर जब यूएसएसआर यहां से निकला तो यूएसएसआर यहां पे आके रुक गया। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यूएसएसआर में सोशलिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पे सरकार थी, गवर्नमेंट थी, ठीक है, यहां पे सरकार थी, सरकार सारी चीजें कंट्रोल कर रही थी। हम कभी भी, यूएसएसआर कभी भी कम्युनिस्ट वाले फेज में नहीं जा पाया। वो कम्युनिज्म पे जाने से पहले ही डिसइंटीग्रेट हो गया। कम्युनिज्म तक पहुंचता उससे पहले क्या हो गया? उससे पहले यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, अभी क्लास 12th के लिए तुमको इतना डिफरेंस समझना है। बहुत सारी किताब में तुम लोग ये भी देखोगे कि यूएसएसआर में कम्युनिस्ट कंट्री लिखा रहेगा, लेकिन ट्रू सेंस में ट्रू कम्युनिज्म, एकदम जो हम बोलते हैं ना, एकदम ट्रू कम्युनिज्म तुमको यहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये समझ में आया? तो कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म तक जब हम जाते हैं तो ये जो बीच वाला है, बीच वाले को हम बोलते हैं सोशलिज्म। क्लियर है? बस ये आखिरी टॉपिक था, बस ये आखिरी टॉपिक था। किसी एक ने पूछा कि सर यूएसएसआर कैपिटलिस्ट कब था? तो कल रशियन रिवॉल्यूशन देखना। रशियन रिवॉल्यूशन में तुम लोग ये देखोगे कि यूएसएसआर में पीजेंट्स, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वो बहुत ज़्यादा लैंड कंट्रोल कर रहे थे और वो वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो हम वहाँ पे क्या देख रहे हैं? रशियन रिवॉल्यूशन से पहले अगर तुम लोग देखोगे तो वहाँ पे तुम लोग ये देखोगे कि एक लैंडलॉर्ड वाला वर्ग है जिसके के पास बहुत सारे लैंड है, वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे तुम एकदम इंडस्ट्रीज नहीं देखोगे तो भी तुम लोग देखोगे ना कि गरीब है, कोई अमीर है, कोई ये है। तो कहीं ना कहीं उसमें कैपिटलिज्म के ट्रेड थे ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटा, मैं क्यों बता रहा हूं, सब क्लास को लिंक करना है, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, कोई बहुत बड़ी 30 मार खान चीज नहीं है। नहीं है कम्युनिज्म यूएसएसआर। कूप वाला टॉपिक संजीवनी, सुनो 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 सुनो, कल फिर से पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और कल हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तक कंप्लीट कर लेंगे। आज तुम्हारी कहानी बन गई है। कल एनसीईआरटी से वो कूप वाला, वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पे जाएंगे हम। मैं इसके आगे ये टॉपिक को हम लास्ट रख रहे हैं, मैं तुम्हारे डाउट्स ले रहा हूं। क्या हुसनप्रीत, क्या डाउट है? देखो नोट्स कहां मिलेगा? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आधे बच्चे को नोट्स का डाउट है, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सिद्धार्थ सर भग तो नहीं रहे कहीं पे कि सिद्धार्थ सर कहीं पे भग रहे हैं? सिद्धार्थ सर हैं तो सिद्धार्थ सर तुमको पढ़ाएंगे। क्लास जब खत्म हो, अब ये क्लास खत्म होगी, ऐप को एक बार पूरा क्लोज कर देना, ठीक है? और 5 मिनट तक उस ऐप की छेड़ मत लेना, ठीक है? 5 मिनट में मैं यहाँ पे नोट्स अपलोड करवा दूंगा। तुम 5 मिनट बाद जाके ऐप पे देखना, तुम्हें नोट्स दिखेंगे। मान लो मैं 2% केस लेके चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं? मैं 2% ये केस लेके चल रहा हूं कि तुमको नोट्स नहीं मिले। तो कल क्लास में मैं जैसे ही आऊँगा, सबसे पहले तुमको यहाँ पे कैमरा खोल के बताऊँगा कि कहाँ नोट्स हैं, कहाँ सारी चीज़ें हैं, कहाँ नहीं है। सिद्धार्थ की क्लास कल भी है तुम लोगों के साथ में, कल भी अपन पढ़ेंगे और कल अपन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और समझेंगे। आज कहानी बन गई है, कल तुम एनसीईआरटी किताब लेके बैठना, अंडरलाइन करते चलना, लाइन बाय लाइन चलेंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज जो तुम्हारी बेसिक कंसेप्ट वाली चीज़ें थी वो मैंने तुमको बताई। दूसरी चीज़, तुम आ चुके हो क्लास 12वीं में, कुछ चीज़ छूट जा रही है बेटा, तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। क्लास खत्म होने के बाद में थोड़ा सा बैक स्पेस करके सुन लिया, थोड़ा सा तुम शांति रखोगे, थोड़ा सा तुम पढ़ोगे। देखो एक क्लास में क्या होता है, क्लास में 100 बच्चा होता है, मैं 100 बच्चों को एक साथ में लेके चलने की कोशिश करूँ। एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि तुम्हारी स्कूल में क्या होता है, तुम्हारी स्कूल में भी 80-70 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं। अब मैं ये मान रहा हूँ मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अब मैं सब बच्चों को साथ में लेके चल रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ये हो रहा है कि कल की क्लास नहीं देखी। तो बेटा अगर मैं बार बार अगर वो चीज़ रिपीट करूँगा तो नुकसान जो बच्चे डेली आ रहे हैं उनका है ना। तो तुम लोगों को अपना होमवर्क करना पड़ेगा, तुमको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जब तुम रिस्पॉन्सिबल बनोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी। और मैंने पहली क्लास में इसीलिए बताया, क्या बताया,
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब कि तुमने अगर मन में ठान लिया है कि मैं कर सकता हूं तो तुम कर लोगे। तुम पढ़ाई करने से घबरा क्यों रहे हो? 2x पे लगाओ ना वीडियो, 2x पे लगा के सुनो। मैं कौन सा बोल रहा हूं 1 घंटे तक, और 1 घंटे रील देखोगे ना तुम बैठे बैठे, रील आ रही, मजे, रील मत देखना। आज सिद्धार्थ सर को देखो, ठीक है? मैं कल रील वाला कंटेंट दूंगा तुमको बहुत सारा। वो तो आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, आज क्लास टेक्निकल ग्लिच की वजह से 5 बजे की जगह 5:30 बजे हुई है। बाकी तुम्हारी 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगा। होमवर्क बता दो। वंशी का भी कोई होमवर्क नहीं है, अभी होमवर्क इसलिए नहीं है, अभी तुम लोग सिर्फ ओवरव्यू व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, ये 2 टॉपिक जो मैंने पहली क्लास में पढ़ा है बस वो पढ़ो। पहला यूट्यूब वाला फ्री लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने वर्ल्ड वॉर 2 और रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ाया है। तुमको लग रहा है कि वो किताब में नहीं है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि वो किताब में नहीं होना, किताब में नहीं है, लेकिन उसका लिंक है बार बार, तो तुम्हें वो लिंक कनेक्ट करने के लिए उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, ठीक है? एक बार तुम सब कुछ पढ़ लो, जितना मैंने पढ़ा है वो पढ़ लो, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा। अक्षत क्या डाउट है? देखो, सोशलिज्म कम्युनिज्म का मैं एक बार फिर से बताता हूं। कम्युनिज्म मतलब यह है, कम्युनिज्म एक ट्रू फॉर्म में समझोगे, ठीक है? एक ट्रू फॉर्म में कम्युनिज्म को देखो, मिलावट तो हर चीज में होती है। तुम बाजार में सोना लेने भी जाओगे तो तुम ये जानते हो कि कुछ अच्छी जगह पे सोना अच्छा मिलता है, बाकी जगह तो सोने में भी मिलावट होती है। तो एक होता है ट्रू कम्युनिज्म और एक होता है कि कम्युनिज्म में मिलावट। कुछ कंट्री बोले हम कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन वो है नहीं। जैसे कि चाइना बोलता है कि वी आर ए डेमोक्रेटिक नेशन, लेकिन तुम भी जानते हो कि चाइना में डेमोक्रेसी है, नहीं है। पाकिस्तान बोलता है कि हमारे पास में डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान में बार बार क्या होता है, मिलिट्री रूल आ जाता है। ये मैं तुमको आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, है पाकिस्तान का भी। तो पाकिस्तान बोल भले ही रहा है वी आर डेमोक्रेटिक, लेकिन है नहीं है। तो बहुत सारी कंट्री बोल जरूर रही है कि वी आर कम्युनिस्ट, लेकिन ट्रू सेंस में नहीं है। कम्युनिज्म बेसिकली क्या है? कम्युनिज्म ये बोलता है कि देयर इज नो क्लास। नो क्लास मतलब कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। कम्युनिज्म साथ साथ में ये बोलता है देयर इज नो स्टेट। नो स्टेट मतलब कि हमें बाउंड्रीज की भी जरूरत नहीं है। जो देश की जो बाउंड्री होती है ना, भारत की बाउंड्री है कि नहीं है, हमें बाउंड्री की भी जरूरत नहीं है, हमें सरकार की भी जरूरत नहीं है, और लोगों में भी अमीर गरीब वाली चीज नहीं है। तो कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी तुम लोग देखोगे कि वो पॉसिबल है ही नहीं। क्या आज की स्थिति में ऐसा पॉसिबल है कि सरकार ना हो? क्या आज की स्थिति में ऐसा पॉसिबल है कि सारे लोग इक्वल हो जाए? क्या आज की स्थिति में ऐसा पॉसिबल है कि बाउंड्रीज ना रहे? सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म में हम बेसिकली बात करते हैं कि सोशलिज्म भी इक्वालिटी पे बात करता है, लेकिन सोशलिज्म ये बात करता है कि सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में रहेगी, ठीक है? सोशलिज्म में सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में रहेगी, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि जो अमीर और गरीब में जो डिफरेंस है उसको कहीं ना कहीं हम इक्वल लेवल पर लेके आ पाए। ये है सोशलिज्म में। तो समझ रहे हो हम क्यों एनसीईआरटी में क्यों लिखा है सोशलिज्म? यूएसएसआर को लेके सोशलिज्म क्यों लिखा है? क्योंकि यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री बनना चाहता था। यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री बनना चाहता था, लेकिन वो कभी कम्युनिस्ट बन नहीं पाया। वो सोशलिस्ट कंट्री बना, और सोशलिस्ट कंट्री बनने के बाद में वो डिसइंटीग्रेट हो गया। बुम 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 बुम, यूएसएसआर के अलग अलग देश बन गए। अब वो देश ही नहीं बचा, उस देश से इतने देश बन गए तो खत्म हो गया ना बेटा। सिंपल सी बात है। गौरव को समझ में आ गया। गौरव बोला सर कम्युनिज्म सोशलिज्म मैं लिख लूंगा। रिया, पहले का मैं रिपीट करता हूं, पहले का मैं स्टार्ट होने से पहले भी रिपीट करता हूं, जाने से पहले भी करता हूं। कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो पहले 10 मिनट में पहले मैं रिकैप ही दूंगा, ठीक है? अब ये चीज तुमको होना पड़ेगा कि हाँ नहीं सर हम सुन रहे हैं, ठीक है? ये रही देखो टेलीग्राम की लिंक, ये रही टेलीग्राम की लिंक, इसको तुम स्कैन कर लो। ये रहा, इससे 12th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर जुड़ जाओगे। बचे हुए डाउट्स कल की क्लास में क्विक रिकैप भी करवाऊंगा मात्र 10 मिनट में। कल एनसीईआरटी लेके बैठना, कल एनसीईआरटी से हम क्या करेंगे, डाउट्स क्लियर कर लेंगे। जिन बच्चों को जाना है वो जा सकता है, बस मैं अभी 1-2 डाउट ले रहा हूं, ठीक है? जिन बच्चों को जाना है वो जा सकता है।
बेटा एक दिन में 2 क्लास होती है ना। अब तुम बोल रहे हो हिस्ट्री क्लास, ये क्लास, वो क्लास, तुम 2-3 दिन रोज ऐप देखो, वहां पे शेड्यूल भी है। कल एक क्लास पॉलिटिकल की और एक और क्लास किसी और की होगी, एक दिन में 2 क्लास है ना तुम्हारी।